हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 1 का आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से। 25 क्वेश्चन कल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, कांच यानी ग्लास निर्माण के संदर्भ में एनिलिंग शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ए, कांच में रंगीन पदार्थ मिलाना। ऑप्शन बी, उच्च तापमान पर कांच को आकार देना। ऑप्शन सी, मजबूती बढ़ाने के लिए कांच को तेजी से ठंडा करना। और ऑप्शन डी, आंतरिक तनाव को कम करने के लिए धीमी गति से शीतलन। तो कांच निर्माण के संबंध में एनिलिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कांच निर्माण के संदर्भ में एनिलिंग शब्द का अर्थ होता है आंतरिक तनाव को कम करने के लिए धीमी गति से शीतलन। इससे क्या होता है? इससे कांच को मजबूती और स्थायित्व प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो कम से कम 2 मैक की गति से उड़ान भरती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें एक हथियार प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हाइपरसोनिक की जो गति होती है वो कम से कम 5 मैक या इससे अधिक होती है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, हाइपरसोनिक मिसाइलें इच्छित लक्ष्य को भेदने के लिए अपना मार्ग बदलने में सक्षम नहीं है, ये कथन भी हमारा गलत है। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं वो क्रूज मिसाइलें होती हैं और वो अपने इच्छित लक्ष्य को भेदने के लिए अपना मार्ग बदलने में सक्षम होती हैं, इसलिए कथन नंबर 2 भी हमारा गलत है। और कथन नंबर 3 है, परंपरागत हाइपरसोनिक हथियार कठोर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए केवल गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। परंपरागत हाइपरसोनिक जो हथियार होते हैं वो कठोर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए केवल गतिज ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा केवल कथन नंबर 3 सही है, जबकि कथन 1 और 2 गलत है। इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो दहन हेतु आने वाली वायु को संपीड़ित करने के लिए वायु की आगे की गति का उपयोग करता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। रैमजेट एयर ब्रीदिंग एक जेट इंजन का रूप है जो दहन हेतु आने वाली वायु को संपीड़ित करने के लिए वाहन की आगे की गति का उपयोग करता है। कथन नंबर 2 है, स्क्रैम जेट एक प्रकार का रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जहां सुपरसोनिक वायु प्रवाह में दहन होता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। स्क्रैम जेट एक प्रकार का रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है जहां सुपरसोनिक वायु प्रवाह में दहन होता है। और कथन नंबर 3 है, रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर सर्वाधिक कुशलता से कार्य करते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। वाहन हाइपरसोनिक गति पर, जो वाहनों की हाइपरसोनिक गति होती है उस पर रैमजेट दक्षता कम हो जाती है, ना कि अधिक कुशलता से कार्य करते हैं, इसलिए कथन नंबर हमारा 3 गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 कथन है, यानी केवल दो कथन हमारे सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका या कणिकाएं हैं, यानी कौन सी WBC कोशिकाएं हैं। नंबर 1 है न्यूट्रोफिल्स, तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है लिम्फोसाइट्स, ये भी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है वैसोफिल्स, ये भी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
और नंबर 4 है एरिथ्रोसाइट, तो ये गलत है। आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, ना कि डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और वैसोफिल्स ये डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा कथन 1, 3 और 1, 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इस परिघटना के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए, वायुमंडल के द्वारा प्रकाश किरणों का अवशोषण। ऑप्शन बी, दिन के उस समय में मनुष्य की आंखों का अन्य रंगों के प्रति संवेदनशील न होना। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन। और ऑप्शन डी, दिन के अलग अलग समय में सूर्य के द्वारा अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, उसका कारण होता है वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडलीय कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ निष्क्रिय प्रतिरक्षा से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी, कथन नंबर 1 है, यह किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा निर्मित एंटीबॉडी प्राप्त करने के बाद विकसित होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा निर्मित एंटीबॉडी प्राप्त करने के बाद विकसित होती है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है जब माता की जो एंटीबॉडीज़ होती है वो शिशु में स्थानांतरित होती है उसके माध्यम से। तो कथन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यह किसी विशिष्ट रोग से तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोग से तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा के निर्माण में लगभग एक हफ्ते का समय लग जाता है। और कथन नंबर 4 है, यह सक्रिय प्रतिरक्षा की तुलना में कम समय तक प्रभावी रहती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा की तुलना में कम समय तक, लगभग 1 सप्ताह या 1 महीने तक ही प्रभावी रहती है, जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा ही लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा के संबंध में ये चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है ए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। ऑप्शन बी, गामा किरणों का उत्सर्जन करना। ऑप्शन सी, संलयन अभिक्रिया शुरू करना। ऑप्शन डी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान करना। तो नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का कार्य होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का कार्य होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रांसजेनिक फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ट्रांसजेनिक फसल से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है,
भारत में कपास एकमात्र ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में कपास एकमात्र ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, क्राई2AI कपास में पाया जाने वाला एक जीन है जिसके बारे में माना जाता है कि यह फसल को पिंक वोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कपास में पाया जाने वाला एक जीन है क्राई2AI, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह कपास को पिंक वोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है बायो क्रेडिट यानी जैव विविधता क्रेडिट। बायो क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बायो क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के समान है और इन्हें जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली कार्रवाइयों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। बायो क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के समान है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बायो क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग जैव विविधता के संरक्षण और उनके पुनर्वास के लिए किया जाता है, ना कि इसे जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली कार्रवाइयों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। बायो क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के समान है, जिसमें बायो क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग जैव विविधता के संरक्षण और उनके पुनर्वास के लिए किया जाता है। कथन नंबर 2 है, बायो क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए UNFCCC के COP15 में बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस को लॉन्च किया गया। तो ये कथन भी हमारा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बायो क्रेडिट अभी चर्चा में था। दिसंबर 2023 में जो दुबई में UNFCCC का COP28 सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बायो क्रेडिट चर्चा में था, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है कि ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है यशद लेपन या गैल्वनीकरण प्रक्रिया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका प्राथमिक उद्देश्य धातु की सतहों को संक्षारण से बचाना है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। यशद लेपन यानी गैल्वनीकरण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य होता है धातु, विशेष रूप से इस्पात की सतहों को संक्षारण से बचाना, यानी जंग लगने से बचाना। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, गैल्वनीकरण प्रक्रिया में परत चढ़ाने यानी कोटिंग के लिए आमतौर पर जस्ते या जिंक का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण, यानी लोहा या इस्पात से बनी हुई वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण। तो गैल्वनीकरण प्रक्रिया में परत चढ़ाने यानी कोटिंग के लिए आमतौर पर जस्ते या जिंक का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये कथन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अपराध स्थलों पर रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सामान्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जो फोरेंसिक विज्ञान होता है उसमें अपराध स्थलों पर जब रक्त को छुपाने का प्रयास किया जाता है तो रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए फेनोल्फथेलिन, ऑप्शन बी ल्यूमिनोल, ऑप्शन सी ब्रोमोथिमोल ब्लू और ऑप्शन डी लिटमस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ल्यूमिनोल। फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अपराध स्थलों पर रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ल्यूमिनोल रसायन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ईल शिकार और आत्मरक्षा के लिए विद्युत के झटके कैसे उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रिक ईल एक मछली होती है। इलेक्ट्रिक ईल शिकार और आत्मरक्षा के लिए विद्युत के झटके कैसे उत्पन्न करती है? ऑप्शन है ए, अन्य वस्तुओं के साथ घर्षण के माध्यम से। ऑप्शन बी, अपनी कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। ऑप्शन सी, अन्य जलीय जीवों से विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करके। और ऑप्शन नंबर डी, तड़ित के माध्यम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इलेक्ट्रिक ईल शिकार और आत्मरक्षा के लिए विद्युत के झटके उत्पन्न करती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों जैसे कि टेफलॉन, इसके निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? यानी नॉन स्टिक बर्तनों में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, पॉलीथीन। ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपाइलीन। ऑप्शन सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ऑप्शन डी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो नॉन स्टिक बर्तनों जैसे कि टेफलॉन के निर्माण में बहुलक का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है PTFE, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफलॉन के निर्माण में उपयोग किया जाता है बहुलक का, वो बहुलक है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी PTFE, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का लक्ष्य क्या है? तो पहला क्वेश्चन यही है कि प्रोजेक्ट नेत्र किसका है? प्रोजेक्ट नेत्र इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रोजेक्ट नेत्र का संबंध है इसरो से। इसरो का जो प्रोजेक्ट नेत्र है उसका लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है ए, सौरमंडल के बाह्य ग्रहों का पता लगाना। ऑप्शन बी, समुद्र तल में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने और मानचित्रण में सहायता। ऑप्शन सी, भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करना। और ऑप्शन डी, महानगरों में नेविगेशन को आसान बनाना। तो इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र का लक्ष्य है भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जो प्रोजेक्ट नेत्र है उसके माध्यम से जो भारतीय उपग्रह हैं अंतरिक्ष में, उन्हें मलबों से या फिर किसी अन्य खतरे से बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले पद सेंटीमॉर्गन और ट्रांसपोसोन संबंधित हैं। ऑप्शन है ए, क्वांटम भौतिकी से। ऑप्शन बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ऑप्शन सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। और ऑप्शन डी, नैनो टेक्नोलॉजी से। तो कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले पद सेंटीमॉर्गन और ट्रांसपोसोन ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ट्रांसपोसोन और सेंटीमॉर्गन ये दोनों ही शब्द संबंधित हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर अधिक ऊर्जा की हानि किए बिना विद्युत ऊर्जा के लंबे दूरी तक पारेषण को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं? ऑप्शन है ए, प्रभावी पारेषण के लिए वोल्टेज बढ़ाकर। ऑप्शन बी, सुरक्षा कारणों से वोल्टेज घटाकर। ऑप्शन सी, विद्युत धारा को बढ़ाकर। और ऑप्शन डी, AC से DC ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो ट्रांसफार्मर अधिक ऊर्जा की हानि किए बिना ही विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक उसका पारेषण करते हैं, तो उसे कैसे सुविधाजनक बनाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी पारेषण के लिए वोल्टेज बढ़ाकर ट्रांसफार्मर अधिक ऊर्जा की हानि किए बिना ही विद्युत ऊर्जा के लंबी दूरी तक के पारेषण को सुविधाजनक बनाते हैं। ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को घटा सकता है। तो अधिक ऊर्जा की हानि किए बिना जब विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक भेजा जाता है, उसके लिए ट्रांसफार्मर प्रभावी पारेषण के लिए वोल्टेज को बढ़ाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भारतीय चाय बोर्ड से रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह चाय अधिनियम 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय चाय बोर्ड चाय अधिनियम 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय चाय बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। कथन नंबर 3 है, इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है, ना कि दिल्ली में। तो ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम है, जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों यानी पर्यावासों तक प्रसारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये जो भी बात बताई गई है ये किसे वर्णित करती है? ऑप्शन है ए अनुकूली विकिरण, ऑप्शन बी अभिसारी विकास, ऑप्शन सी द्वितीयक अनुक्रमण और ऑप्शन डी अनुक्रमिक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का एक प्रक्रम है, जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बनने की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। कथन नंबर 2 है, इंद्रधनुष के रंगों के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों में अपवर्तन और विक्षेपण होता है। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के रंगों के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों में अपवर्तन और विक्षेपण होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ एक तरफ दिए गए हैं कोशिकांग यानी कोशिका के अंग और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित कार्य। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। राइबोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली आयनों और अणुओं की गति का नियंत्रण होता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली आयनों और अणुओं की गति का नियंत्रण करती है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 3 है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण कहता है प्रोटीन का रूपांतरण और पृथक्करण, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी गोल्जी उपकरण भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 4 है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकीय पाचन करता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। और लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हमारा सही आंसर होगा सभी युग्म सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए प्रथम स्वदेशी स्कूल की शुरुआत की थी। कथन नंबर 2, उन्होंने गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक बाल देखभाल केंद्र बाल्य हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी।
और कथन नंबर 3 है, बावन काशी सुबोध रत्नाकर द ओशन ऑफ प्योर जेम्स उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक है। तो पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, यानी ये तीनों बातें जो बताई गई हैं वो किस व्यक्तित्व के बारे में बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर है ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फूले और ऑप्शन डी उषा मेहता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फूले। ये जो वर्णन किया गया है वो किया गया है सावित्रीबाई फूले का। सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल की शुरुआत की थी और सावित्रीबाई फूले ने गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक बाल देखभाल केंद्र बाल्य हत्या प्रबंधक गृह की स्थापना की थी और बावन काशी सुबोध रत्नाकर यानी द ओशन ऑफ प्योर जेम्स उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक है। तो ये जो वर्णन किया गया है ये वर्णन किया गया है सावित्रीबाई फूले का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी स्विट्जरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 है राइन, नंबर 2 डैन्यूब और नंबर 3 है रोन, यानी इनमें से कौन सी नदियां स्विट्जरलैंड से प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा राइन भी स्विट्जरलैंड से प्रवाहित होती है, रोन भी स्विट्जरलैंड से प्रवाहित होती है, जबकि डैन्यूब यूरोप से प्रवाहित होती है, ना कि स्विट्जरलैंड से। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राइन और रोन नदियां स्विट्जरलैंड से होकर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, इसमें हरे रंग के लवक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और कथन नंबर 2 है क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधों और शैवाल में पाए जाते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधों और शैवाल में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विभिन्न कृषि उत्पादन पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हाइड्रोपोनिक्स बिना मृदा के जल में पौधों को उगाने की विधि है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी विधि है जिसमें मृदा के बिना ही जल में पौधों को उगाया जाता है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स बिना मृदा के जल में पौधों को उगाने की विधि है। ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है एक्वापोनिक्स एक ऐसी खाद्य उत्पादन तकनीक है, एक ऐसी खाद्य उत्पादन पद्धति है जिसमें एक्वाकल्चर को हाइड्रोपोनिक्स के साथ संयोजित किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। एक्वापोनिक्स एक ऐसी खाद्य उत्पादन करने की विधि है जिसमें एक्वाकल्चर को हाइड्रोपोनिक्स के साथ ही संयोजित किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब तो होता है कि बिना मृदा के जल में पौधों को उगाना, जबकि एक्वाकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। एक्वाकल्चर में मछलियों की खेती की जाती है, तो एक्वाकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। तो एक्वापोनिक्स एक ऐसी विधि है, एक ऐसी खाद्य उत्पादन तकनीक है जिसमें एक्वाकल्चर को हाइड्रोपोनिक्स के साथ ही संयोजित किया जाता है। और कथन नंबर 3 है हाइड्रोपोनिक्स के विपरीत एक्वापोनिक्स में पोषक तत्वों को मछली से प्राप्त किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है उसमें पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है, जबकि एक्वापोनिक्स में पोषक तत्व मछली से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट विश्व का पहला उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमेट्री मेजरमेंट के लिए समर्पित है। तो ये कथन हमारा गलत है। एक्सपोसैट भारत का पहला जबकि विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मिशन है जो कि एक्सरे पोलीमेट्री मेजरमेंट के लिए समर्पित है। इसलिए कथन नंबर 1 हमारा गलत है क्योंकि ये विश्व का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है, ना कि पहला, और भारत का पहला है, ये आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 2 है इसका मुख्य पेलोड पोलिक्स यानी पोलरोमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे पोलरीमीटर के रूप में कार्य करेगा। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो मुख्य पेलोड है पोलिक्स वो एक्सरे पोलरीमीटर के रूप में कार्य करेगा। कथन नंबर 3 है इसे पृथ्वी की विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक कक्षा यानी जियो में स्थापित किया गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 560 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसलिए कथन नंबर 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल ऑप्शन 2 सही है, यानी केवल एक ही कथन सही है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है चावल की प्रत्यक्ष बुआई यानी DSR के निम्नलिखित में से कितने लाभ हैं, यानी चावल की प्रत्यक्ष बुआई के इनमें से कितने लाभ हैं। नंबर 1 है सिंचाई जल की बचत, तो बिल्कुल सही है, चावल की प्रत्यक्ष बुआई से सिंचाई जल की बचत होती है। नंबर 2 है खेती में लगने वाले समय में कमी, ये भी बिल्कुल सही है, चावल की प्रत्यक्ष बुआई से खेती में लगने वाले समय में कमी आती है। नंबर 3 है बीज दरों का कम होना, ये कथन गलत है, बीजों की दर अधिक होती है ना कि कम होती है। तो ये कथन हमारा गलत है, ये चावल की प्रत्यक्ष बुआई का लाभ नहीं है, ये उसका ये चावल की प्रत्यक्ष बुआई की कुछ समस्याएं हैं। बीजों का दर इसमें कम नहीं होता है बल्कि बीजों की दर अधिक हो जाती है। और कथन नंबर 4 है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, चावल की प्रत्यक्ष बुआई से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हो जाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4 कथन हमारे सही हैं, यानी केवल 3 कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। इसमें हमने टेस्ट नंबर 1 जो विजन IAS की टेस्ट सीरीज है UPSC 2024 प्रीलिम्स की, उसके टेस्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और UPSC 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है लगभग 15 से 20 दिन, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी ऐसे ही करनी है क्योंकि मेंस में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।